सुप्रीम कोर्ट में इकलौती महिला जज जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने यूएपीए के एक मामले की सुनवाई करते हुए आज बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणियां किया है और खुद सुप्रीम कोर्ट के ही कुछ पुराने फैसलों को कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के ही बड़ी बेंच के फैसले से अलग बता दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ने जो लकीर खींचा था, उस लकीर को तमाम अदालतों ने कहीं न कहीं छोटा करने का काम किया, नजरअंदाज किया। कई फैसलों में खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी वही किया और आज सुप्रीम कोर्ट के ही दो जजों की बेंच ने यह सब कहा है। इतना सुनकर आप भी कंफ्यूज आ गए होंगे कि मसला क्या है, मगर जब पूरी कहानी सुनेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरीके से वर्तमान सत्ता पिछले कई सालों से लगातार किसी को भी उठाकर जेल में डाल देती है। आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों का आरोप लगाकर सालों साल जेलों में सड़ाया जाता है और अदालतों में जमानत तक नहीं मिलती। आज कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट की इन दो जजों की बेंच ने गुजराती जोड़ी की सत्ता के इस हथियार पर बहुत ही गंभीर चोट मारा है और चोट सिर्फ गुजराती जोड़ी के हथियार पर नहीं बल्कि न्यायपालिका में बैठे उन जजों की मानसिकता पर भी लगी है जो जानबूझकर चुनिंदा मामलों में जमानत नहीं देते हैं। बकायदा कई केसों को याद भी दिलाया गया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ही बड़ी बेंच के आदेश का पालन नहीं हुआ। एकदम आसान भाषा में पूरी कहानी आपको बताएंगे, टकटकी लगाकर देखते जाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात, हो सके तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच के सामने एक जमानत याचिका थी। उस याचिका को इन्होंने स्वीकार किया और जमानत भी दे दिया। ये केस पता है कब का था? साल 2020 का। 11 जून 2020 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के रहने वाले सैयद इफ्तिखार अंद्राबी को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। और अब आप जोड़ लीजिए कि 11 जून 2020 से मई 2026 तक कितने साल हो गए? लगभग 6 साल होने वाले हैं। केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया था कि सैयद अंद्राबी बॉर्डर पार से किसी सिंडिकेट का हिस्सा थे जो कि वहां से हीरोइन यानी ड्रग्स लाकर बेचते थे। उससे पैसा मिलता था तो उस पैसे को लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों तक पहुंचाते थे। यानी ड्रग्स बेच के उसके पैसों से आतंकवादी संगठनों की मदद करने का आरोप लगा था। इस तरह के आरोप मोदी सत्ता की एजेंसी ने लगाया और 6 साल पहले समझने वाली बात यह है कि अब तक मुकदमा पूरा नहीं हुआ, कोई सजा नहीं हुई, लेकिन 6 साल की जेल हो चुकी है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम माना। समझने वाली बात यह है कि साल 2024 में स्पेशल एनआईए कोर्ट ने अंद्राबी की बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। इसके बाद वो हाईकोर्ट गए। अगस्त 2025 में हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया, जबकि हाईकोर्ट ने माना कि 5 साल जेल में रह चुके हैं, बहुत लंबा वक्त हो गया है, लेकिन फिर भी यह तर्क दिया गया कि आरोप बहुत गंभीर है, मुकदमा अभी शुरुआती चरण में है, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती। सोचिए कि हाईकोर्ट ने यह देख लिया कि 5 साल से सामने वाला जेल में है, लेकिन कहा जाता है कि आरोप गंभीर है, मुकदमा शुरुआती चरण में है। मूल सवाल तो यही बनता था कि 5 साल से एजेंसी कर क्या रही है अगर मुकदमा शुरुआती चरण में है? क्यों शुरुआती चरण में है? यदि आरोप गंभीर है तो तुरंत उस पर तेजी से मुकदमा चलाया जाना चाहिए, लेकिन नहीं। जो हाल एनआईए का था वही हाल अदालतों में बैठे मिलाडों का भी नजर आया। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच के सामने आया तो इन्होंने अंद्राबी को बेल दे दिया और बेल देने के साथ साथ यूएपीए में बेल को लेकर बहुत बड़ा कानूनी सिद्धांत भी दोहराया। आज सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने साफ साफ कहा कि यूएपीए जैसे कठोर कानूनों में भी लंबे समय तक मुकदमा न चलना या मुकदमा पूरा न होना जमानत का मजबूत आधार है। यानी अगर बहुत समय तक मुकदमा पूरा नहीं हुआ या फिर मुकदमा शुरू ही नहीं हुआ तो इसी आधार पर जमानत मिलनी चाहिए। यह बहुत बड़ा आधार बनता है। जबकि इसी केस में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने यह माना कि बहुत लंबे समय से सामने वाला जेल में बंद है, परंतु इस जेल को जमानत का आधार नहीं बनाया गया। और आज सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा स्पष्ट रूप से कहा कि आर्टिकल 21 यानी जीवन का और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हर आरोपी को मिलता है, चाहे आरोप कितने भी गंभीर क्यों ना हो, आरोपी ही तो है। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि आरोप जितना गंभीर हो मुकदमा उतनी ही जल्दी जल्दी चलना चाहिए। अब याद करिए, ये बात मैं पिछले कितने साल से दोहरा रहा हूं कि जब जब अदालतें गंभीर आरोप बताकर जमानत को खारिज करती है और पुलिस तथा जांच एजेंसियां भी ये तर्क देती हैं कि मुकदमा गंभीर है, आरोप गंभीर है, इसलिए बेल मत दीजिए, तब मैंने कहा कि अगर आरोप गंभीर है तो फिर आरोप लगाने वाली एजेंसी गंभीर क्यों नहीं है? वो संविधान और मौलिक अधिकारों के खिलाफ मजाक क्यों बना रही है? यदि आरोप गंभीर है तो उसकी जल्द से जल्द जांच करिए, जल्द से जल्द कार्रवाई करिए, मुकदमा पूरा करिए, सजा दिलवाइए। लेकिन नहीं, यूएपीए मोदी शाह की जांच एजेंसियों का एक बड़ा हथियार बन गई है कि किसी को भी उठाकर सालों साल जेल में सड़ा दीजिए, जो भी विरोध करता हो, आवाज उठाता हो, सवाल करता हो। तो आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच के उस फैसले को याद किया गया जिसमें कहा गया था कि अगर यूएपीए
यूएपीए का आरोपी बहुत लंबे समय से जेल में है और ट्रायल जल्दी खत्म होने की संभावना नहीं है तो संवैधानिक अदालतें यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको बेल दे सकती हैं। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज के ए नजीब 2021 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि अगर ट्रायल जल्दी खत्म होने की संभावना नहीं है और जेल लंबे समय से है यानी आरोपी लंबे समय से जेल में बंद है तो बेल देनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि यूएपीए की धारा 43D5 की सख्ती आर्टिकल 21 से ऊपर नहीं जा सकती, यानी आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार सबसे बड़ा है। आसान भाषा में सरकार यह नहीं कह सकती कि यूएपीए लगा है इसलिए मुकदमा चाहे 10 साल चले आरोपी जेल में सड़ेगा। ये तो सीधे सीधे गुंडई हो गई ना। सरकार में बैठे लोग चाहे जो नियम कानून प्रावधान बना दें, किसी पर भी कोई भी धारा लगाकर जेल में डाल दें और फिर सामने वाले को जमानत देने में जजों के हाथ पांव फूलने लगे, मुकदमा चलेगा ही नहीं और आरोपी सालों साल जेल में सड़ता रहेगा, मरता रहेगा। अब जरा समझिए कि यूएपीए की धारा 43D5 कहती क्या है। यह कहती है कि अगर कोर्ट में केस डायरी या चार्जशीट देखकर लगे कि आरोप प्राइमा फेसी सही है तो आरोपी को बेल नहीं दी जाएगी। इसी वजह से यूएपीए में बेल बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो यूएपीए की सख्ती है यह स्पीडी ट्रायल और पर्सनल लिबर्टी के संवैधानिक अधिकार को खत्म नहीं कर सकती। अगर मुकदमा सालों तक नहीं चल रहा है तो जमानत पर विचार करना ही होगा। जीवन का अधिकार बड़ा है। आपको याद होगा जनवरी 2026 में, अभी हाल ही में 3-4 महीना पहले, सुप्रीम कोर्ट ने गुलफिसा फातिमा वर्सेज स्टेट में उमर खालिद और शर्जील इमाम को दिल्ली दंगों की कथित साजिश वाले केस में बेल नहीं दिया। और तो और यह भी कह दिया गया कि साल भर तक बेल की याचिका लेकर मत आना। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को भी जस्टिस नागरत्ना की बेंच ने कहा कि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के फैसले को यानी के ए नजीब के फैसले को ठीक से लागू नहीं किया गया, फॉलो नहीं किया गया। यानी नजीब केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 जजों की बेंच ने जो फैसला दिया था, जो आधार बनाया था, उसको फॉलो नहीं किया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ही उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल नहीं देने के फैसले को कहीं ना कहीं आपत्तिजनक बताया है। नजीब केस में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ने साफ साफ कहा था कि अगर मुकदमा लंबे वक्त तक पूरा होने की संभावना कम है और आरोपी लंबे वक्त से जेल में है तो जमानत दे दी जानी चाहिए। और आपको पता है उमर खालिद और अन्य के मामले में मुकदमा अब तक शुरू नहीं हुआ। वो लोग भी 5-5 साल से जेल में बंद है। तो ये आधार था कि 5 साल में से जेल में बंद है, मुकदमा शुरू नहीं हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ही बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के ही पुराने फैसले को नजरअंदाज कर दिया और कह दिया कि बड़ी बेंच यानी के ए नजीब वाला सिद्धांत केवल एक्सेप्शनल केसेज यानी असाधारण मामलों में ही लागू होगा। अब जस्टिस नागरत्ना की बेंच ने इस पर आपत्ति जताया है और कहा है कि के ए नजीब एक बाइंडिंग लॉ है। इसे ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की छोटी बेंच कभी भी कमजोर नहीं कर सकती, दरकिनार नहीं कर सकती और इसकी अवहेलना नहीं कर सकती। इस बात को ऐसे समझिए कि सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने कहा था कि आरोपी लंबे वक्त से जेल में है, लंबे वक्त तक मुकदमा पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं है तो जमानत दी जानी चाहिए। तो बड़ी बेंच की ये बात बाकियों के लिए कानून की तरह हो जानी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट की भी 1 या 2 जजों की बेंच या फिर देश की कोई भी हाई कोर्ट, कोई भी ट्रायल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के बेंच के फैसले को दरकिनार नहीं कर सकती। उनको मानना ही है, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उसकी अवहेलना भी नहीं हो सकती। अब आप सोचिए कि क्या हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के तमाम जजों को यह फैसला मालूम नहीं था? बिल्कुल मालूम था, उन्हें याद भी दिलाया गया अदालतों में, लेकिन उन्होंने जमानत न देने का नया तर्क गढ़ लिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार दोहराया कि जमानत नियम है, जेल अपवाद है। परंतु यही तो अमृतकाल है, यहाँ खेल उल्टा चलता है। जेल नियम बना दिया गया और जमानत अपवाद हो गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के गुरविंदर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया फैसले पर भी असहमति जताया और कहा कि इस केस में भी नजीब आदेश को ठीक से लागू नहीं किया गया। कहा गया है कि गुरविंदर केस में ऐसी व्यवस्था बनाई गई जिसमें बेल के बारे में तभी सोचा जाएगा जब आरोपी यह दिखा दे कि केस में प्राइमा फेसी कोई मेरिट नहीं है। यानी केंद्रीय जांच एजेंसियां, कोई भी एजेंसी खाली आरोप लगा दे और आरोपी बेचारा सिद्ध करता फिरे कि आरोप में दम नहीं है, और वो सिद्ध भी करना है जेल में रहते हुए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस केस में भी के ए नजीब मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ने जो कहा था उसको लागू नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए वर्सेस जहूर अहमद शाह वटाली 2019 के फैसले को लेकर भी कहा कि वटाली को इस तरह से नहीं देखा जा सकता कि यूएपीए आरोपी को लंबे समय तक ट्रायल से पहले जेल में रखना सामान्य नियम बन जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ साफ कहा कि छोटी बेंच बड़ी बेंच के फैसले से बंधी होती है। अगर किसी छोटी बेंच को बड़ी बेंच के फैसले में कुछ संदेह है तो वो मामला बड़ी बेंच को भेज सकती है, लेकिन अपने आप उस फैसले को कमजोर नहीं कर सकती, नजरअंदाज नहीं कर सकती। जबकि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के फैसले को हाई कोर्ट तो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट के ही 2-2 जजों के बेंचों ने नजरअंदाज किया, उसकी अवहेलना किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से दोहराया कि आर्टिकल 21 यानी जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सबसे बड़ा है। आर्टिकल 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को कानून की उचित प्रक्रिया के बिना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, और इसमें स्पीडी ट्रायल यानी जल्द मुकदमा चलाने के अधिकार भी शामिल माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ट्रायल सालों तक नहीं चल रहा है और आरोपी जेल में है तो उसकी लिबर्टी
पार्टी पर गंभीर हमला है, इसलिए बेल पर विचार जरूरी है। और इतना ही नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए मामलों का हिसाब किताब भी खोल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआरबी डाटा का हवाला दिया, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद में रखा था। इसमें बताया गया कि 2019 से 2023 के बीच पूरे भारत में यूएपीए केसेज में कन्विक्शन रेट 1.5% से लेकर 4% के बीच रहा। इसका मतलब है कि देश में यूएपीए मामलों में 94% से लेकर 98% तक एक्विटल की संभावना दिखती है। कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में यूएपीए कन्विक्शन रेट हमेशा 1% से कम रहा है। 2019 में ये 0 था और 2022 में मैक्सिमम 0.89% रहा। सोचिए 1% भी नहीं है। अगर 100 लोगों पर यूएपीए लगाया जा रहा है तो एक को भी सजा नहीं हो पा रही है, यानी दोष सिद्ध नहीं हो रहा है। और कोर्ट ने पाया कि इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर में ट्रायल के अंत में लगभग 99% से ज्यादा इक्विटल की संभावना है, यानी आरोपी साफ सुथरे निकलेंगे, सिद्ध नहीं हो पाएगा कोई आरोप। इन सब को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि जब कन्विक्शन रेट इतना कम है तो केवल आरोपों के आधार पर किसी व्यक्ति को सालों साल जेल में रखना सही नहीं हो सकता। अगर अंत में व्यक्ति बरी हो जाए तो 5 साल 6 साल की जेल कौन लौटाएगा? इसलिए अदालतें ट्रायल से पहले की जो जेल है उसको गंभीरता से लें। कोर्ट ने फिर से दोहराया कि यूएपीए में भी बेल रूल है और जेल एक्सेप्शन है, और यह केवल सीआरपीसी का नारा नहीं है बल्कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 से निकला हुआ संवैधानिक सिद्धांत है। इस संवैधानिक सिद्धांत को यूएपी की कोई भी धारा खत्म नहीं कर सकती। जरा सोचिए, जम्मू कश्मीर के अहमद शाहवत अली को हाईकोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दिया और कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी की नार्को टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट दिखती है, यानी ड्रग्स वगैरह में इन्वॉल्वमेंट दिखती है। और कहा गया कि मुकदमे में 320 से ज्यादा विटनेस थे, बहुत कम गवाही हुई थी, यानी 5 साल बाद भी बहुत कम लोगों की गवाही हुई थी, इसलिए बेल खारिज कर दिया गया। जबकि मूल सवाल तो यह है कि अगर इतना गंभीर आरोप है फिर 5 साल में 320 लोगों की गवाही काहे नहीं हो पाई? यह संयोग है या प्रयोग है? इस तरह के तमाम मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस बेंच ने साफ साफ कह दिया कि यूएपीए लगने से संविधान खत्म नहीं हो जाता। अगर यूएपीए केस में कन्विक्शन रेट बहुत कम है, ट्रायल सालों तक खिंच रहा है, आरोपी बिना दोष सिद्धि के 5 साल 6 साल जेल में रह रहे हैं, तो अदालत बेल दे सकती है। कोर्ट ने कहा कि यूएपीए में भी बेल रूल है, जेल एक्सेप्शन है, और के.एन. नजीब वाला सिद्धांत बाइंडिंग है, यानी उसको फॉलो करना ही है। जो अदालत फॉलो नहीं करती है, उसको लगता है कि इसमें कुछ गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच में भेज दे। उनकी यह क्षमता नहीं है कि नजीब वाले सिद्धांत को नजरअंदाज कर दें या फिर उसको कमजोर दिखाने का प्रयास करें। अब आप लोग याद करिए, मैं बार बार दोहराता हूं कि न्यायपालिका किसी भी लोकतंत्र के लिए चिकित्सालय होती है। वहां बैठे जज होते हैं डॉक्टर। यदि ये चिकित्सालय और वहां बैठे डॉक्टर कायदे से, ईमानदारी से लोकतंत्र का इलाज करें तो हर संस्था की बीमारी दूर हो सकती है। बड़े बड़े षड्यंत्रकारी मिट्टी में मिल सकते हैं, लेकिन यदि डॉक्टर ही षड्यंत्रकारियों के चंगुल में फंस जाए, वहां से कोई लेन देन करने लग जाए, यानी डॉक्टर ही बीमार हो जाए, तो मसला बड़ा गंभीर हो जाता है। याद करिए, हाल ही में लद्दाख के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, जिन्हें दुनिया भर के विश्वविद्यालयों ने पुरस्कार दिया, जिनके नाम पर आमिर खान जैसे प्रतिष्ठित कलाकार ने 3 इडियट जैसी फिल्म बनाया, जिनसे प्रेरित होकर, जिन्होंने भारत की सेना के लिए विशेष तरीके का टेंट बनाया ठंड से बचने के लिए, जिन्होंने भारत के बच्चों को प्रैक्टिकल शिक्षा ग्रहण करना सिखाया, उन सोनम वांगचुक को गुजराती जोड़ी की सत्ता ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जेल में डाल दिया। और जब आरोपों को सिद्ध करने की बात आई, सबूत दिखाने की बात आई, तो धीरे से एनएसए हटा लिया गया। समझने वाली बात यह है कि जब सोनम वांगचुक लद्दाख के लोगों का अधिकार मांग रहे थे, वही अधिकार जो भाजपा ने चुनाव में देने का वादा किया था, जीतने के बाद भूल गई, तब उन्हें शांत कराने के लिए, डराने धमकाने के लिए, महीनों तक जेल में सड़ाने के लिए एनएसए लगाया जाता है। गोदी मीडिया ने उन्हें देशद्रोही तक घोषित कर दिया। कुछ महीने जेल में रखने के बाद फिर अचानक से एनएसए हटा लिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट में बैठे बड़े बड़े जज खामोश रहते हैं। कोई नहीं पूछता कि यह सरकार है या गुंडा गैंग जो किसी को भी उठाकर जेल में डाल दिया जाए और काम पूरा होने के बाद धाराएं हटा ली जाए, जेल से छोड़ दिया जाए। सवाल है कि सालों साल जो लोग आरोपों के आधार पर जेल में रखे जा रहे हैं, उनका जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक उत्पीड़न हो रहा है, इन सब का जिम्मेदार कौन है? जो अफसर सत्ताधारियों के इशारे पर राजनीतिक द्वेष के कारण ऐसा कर रहे हैं, फर्जी मुकदमे लाद रहे हैं, उनको सजा क्यों नहीं मिलती? ऐसे बदमाश अफसरों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये चीजें रुकने वाली नहीं है। मगर सवाल तो यह है कि कार्रवाई करेगा कौन? और जब सुप्रीम कोर्ट को ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को कहीं ना कहीं गलत बताने की जरूरत पड़ रही हो तो क्या ही कहा जाए। बाकी देखते जाइए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुयान की पीठ लोकतंत्र को कितना मजबूत कर पाती है, न्यायपालिका में लोगों का भरोसा कितना संभाल पाती है। यानी हलवा पूड़ी खाने वाले लोग जो गड्ढा खोद रहे हैं न्यायपालिका में, उस खड्डे को ये लोग कहां तक पाट पाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।